प्यारे विद्यार्थियों, औद्योगिक क्रांति अर्थात मानव जीवन में मशीनों का प्रयोग सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वस्त्र उद्योग में क्या क्या परिवर्तन हुए या किन किन नवीन तकनीकों का और मशीनों का प्रयोग हुआ, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम कृषि, लौह उद्योग एवं संचार और परिवहन के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि के क्षेत्र में हुए परिवर्तनों की अगर बात करें तो कृषि 18वीं शताब्दी से पूर्व परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जाता था, जिसमें मानव और पशु बल का इस्तेमाल किया जाता था और घरेलू का उपयोग हेतु केवल घरेलू उपयोग हेतु कृषि कार्य किया जाता था। अर्थात कृषि के क्षेत्र में सभी लोग लगभग आत्मनिर्भर होते थे, अर्थात स्वयं के लिए अन्न आदि चीज़ों का उत्पादन किया करते थे। परंतु औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए नए कारखानों का विकास हुआ और उनके इर्द गिर्द नए शहरों का विकास हुआ और कई लोग जो कारखानों में काम करते थे अब वो कृषि कार्य नहीं करते थे, अर्थात शहरों की मांग, अन्न आदि कृषिगत वस्तुओं की मांग धीरे धीरे शहरों में बढ़ने लगी और उनकी मांग की पूर्ति करना, साथ ही साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हुई और जनसंख्या की वृद्धि होने से भी कृषिगत अर्थात खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ी और इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए धीरे धीरे कृषि के क्षेत्र में भी नवीन तकनीक और मशीनों का प्रयोग प्रारंभ किया जाने लगा। परंतु ये नवीन प्रयोग और आविष्कारों के लिए समय और पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए सर्वप्रथम ये प्रयोग पूंजीपति वर्ग या पैसे वाले लोगों के द्वारा किए गए, अर्थात अधिकांशतः कृषि के क्षेत्र में प्रयोग जमींदारों के द्वारा किए गए। जेथ्रो टल के द्वारा ड्रिल मशीन का आविष्कार किया गया और इसका कृषि में प्रयोग प्रारंभ किया गया। ड्रिल वर्तमान समय में उपयोग में ली जाने वाली सीडरल मशीन का ही रूप था, जिसके द्वारा आसानी से बीज बोया जा सकता था। परंपरागत तरीके से किसान एक ही रेखा में एक बार में बीज बो सकता था, जबकि सीड ड्रिल या ड्रिल की सहायता से 8 या 10 लाइनों में एक साथ बीज बोया जा सकता था। इसी प्रकार टर्निप टाउनसेंड के द्वारा रोटेशन पद्धति का महत्व समझाया गया, अर्थात फसलों को बदल बदल कर बोने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम नहीं होती है और साथ ही साथ उत्पादन भी बढ़ता है। इससे पूर्व इंग्लैंड में किसानों के द्वारा एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उस कृषि क्षेत्र की उर्वरा क्षमता कम हो जाती थी। इसलिए कई बार उसको परती छोड़ा जाना होता था, ताकि ज़मीन, परती से तात्पर्य है बिना बोए कुछ समय के लिए छोड़ना, जिससे ज़मीन अपनी उर्वरा क्षमता को पुनः प्राप्त करे। अर्थात साल में एक फसल लेकर अगले साल उसको खेत को परती छोड़ा जाता था, अर्थात उसमें फसल नहीं बोई जाती थी। परंतु टाउनसेंड के द्वारा रोटेशन पद्धति के महत्व को समझाया गया कि परती छोड़ने के बजाय अगर बदल बदल कर फसलों को अगर बोया जाए तो उस क्षेत्र को बिना परती छोड़े भी आसानी से विभिन्न प्रकार की फसलें ली जा सकती है और इससे उस क्षेत्र की उर्वरा क्षमता भी कम नहीं होती है। और इस प्रकार से टर्निप टाउनसेंड की रोटेशन पद्धति के द्वारा भी उत्पादन में वृद्धि हुई। इसी प्रकार रॉबर्ट बैकवेल के द्वारा नस्ल सुधार अर्थात वैज्ञानिक पद्धति से पशुओं में मेटिंग करवाकर नई नस्लें, अच्छी नस्लें जो है पैदा किया जाना संभव किया गया और इस प्रकार से रॉबर्ट बैकवेल ने पशुपालन को
एक लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया और इस तरीके के द्वारा अच्छे दुधारू पशु, अच्छे मांस वाले पशु पैदा किए जा सकते थे। इसी प्रकार इंग्लैंड के ही जमींदार आर्थर यंग के द्वारा कृषि फार्म या नई कृषि का आविष्कार किया गया, जिसके अंदर आर्थर यंग ने लोगों को समझाया कि छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाकर कृषि करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है। और इसके इन विचारों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इंग्लैंड के अंदर छोटे छोटे ज़मीनों को मिलाकर बड़े बड़े कृषि फार्म बनाए गए। सरकार के द्वारा भी इस प्रकार की नीतियाँ बनाई गई ताकि फार्मों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके और इससे भी उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। इसी प्रकार जस्टिन वान लिविंग के द्वारा रासायनिक उर्वरकों के द्वारा जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की तकनीक बताई गई। लिविंग के द्वारा बताया गया कि कृषि क्षेत्र में या मिट्टी के अंदर कुछ सूक्ष्म तत्वों की अगर पूर्ति कर दी जाए तो उससे उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है, साथ ही साथ उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। लिविंग के द्वारा बताया गया नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति अगर कृषि क्षेत्र में की जाए तो आसानी से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। कहने का मतलब रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया और आज भी हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों के परिणाम स्वरूप उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार विटने के द्वारा थ्रेसर मशीन अर्थात भूसे को और अनाज को पृथक करने की मशीन का आविष्कार किया गया। और प्यारे विद्यार्थियों, आज भी कृषि के क्षेत्र में नई नई मशीनरी, नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, आविष्कार किया जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति का ही एक परिणाम है। अर्थात वर्तमान में भी औद्योगिक क्रांति क्रमशः चल रही है, आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार लौह उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति या मशीनरी के प्रयोग की अगर बात करें तो चूँकि विभिन्न व्यवसायों के अंदर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था और मशीनें चूँकि लोहे से बनती है और लोहा प्राकृतिक रूप से एक अयस्क के रूप में पाया जाता है और उसमें विभिन्न धातुएं मिली होती है, उनको पृथक करके लोहा प्राप्त किया जाता था और प्रारंभ में लकड़ी के कोयले के माध्यम से पिघलाकर लोहे को पृथक किया जाता था, जो काफ़ी महंगा और खर्चीला था। अब्राहम डर्मी के द्वारा 1709 ईस्वी में धमन भट्टी का आविष्कार किया गया और इस धमन भट्टी के अंदर पत्थर के कोयले का, जिसको कोक कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से लोहे को आसानी से पिघलाया जा सकता है। लकड़ी के कोयले की अपेक्षा कोक या जो पत्थर का कोयला है वो आसानी से लोहे को पिघला सकता है, उसके कम मात्रा में आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार हेनरी कोर्ट के द्वारा 1784 ईस्वी में अलोडन भट्टी का आविष्कार किया गया और उस तकनीक के द्वारा अर्थात अलोडन भट्टी के द्वारा शुद्ध लोहे का निर्माण आसानी से किया जा सकता था। इसी प्रकार चूँकि लोहा एक ऐसी धातु है जो भारी है, साथ ही साथ हवा और पानी के संपर्क में आने पर जंग लग जाती है और जंग की स्थिति में मशीनें खराब हो सकती है। इस स्थिति में एक नई तकनीक का आविष्कार किया गया, लोहे से इस्पात बनाया जाने लगा। लोहे के अंदर कार्बन और मैग्नीज मिलाकर एक नई धातु बनाई गई जिसको इस्पात कहा गया है। इस्पात की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि एक तो उसमें जंग नहीं लगता, साथ ही साथ लोहे की अपेक्षा वो हल्की भी होती है और साथ ही साथ लचकदार भी होती है। हेनरी बेसेमर के द्वारा 1856 ईस्वी में बेसेमर प्रक्रिया, जो कि इनके नाम से जानी गई, अर्थात सस्ता और विपुल मात्रा में इस्पात बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया गया, जो इनके नाम से ही जानी जाती है, बेसेमर प्रक्रिया, अर्थात सस्ता इस्पात बनाने की प्रक्रिया का आविष्कार किया।
जिसके परिणाम स्वरूप अच्छी किस्म की जो है मशीनरी बनाई जाने लगी। इसी प्रकार परिवहन एवं संचार के क्षेत्रों की बात करें, नई नई मशीनों के आविष्कार और नए नए उद्योगों की स्थापना के बाद में अब इन उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता है। साथ ही साथ इन कारखानों या उद्योगों के अंदर जो तैयार माल हो रहा है, उस तैयार माल को मांग वाले क्षेत्र में पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता अनुभव हुई। साथ ही साथ इन नई मशीनों को चलाने के लिए शक्ति के संसाधनों की भी आवश्यकता महसूस हुई। शुरुआत में इन मशीनरीज को जल शक्ति और पवन शक्ति के माध्यम से चलाया गया, परंतु चूंकि उनका प्रयोग सीमित अवस्था में हो सकता है या उन क्षेत्रों में ही हो सकता है जहां पर जल शक्ति या पवन शक्ति विद्यमान है, अर्थात उनका प्रयोग सीमित था, परंतु धीरे धीरे ही शक्ति के नए संसाधनों का भी आविष्कार किया गया। परिवहन के साधनों की अगर बात करें तो सड़क निर्माण अर्थात परिवहन के लिए सुगम रास्ता बनाया गया और सड़क निर्माण की जो तकनीक है उसका आविष्कार करने का श्रेय स्कॉटलैंड के मकाडम को जाता है। मकाडम के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से बड़े पत्थरों को जमा कर उसके बाद में छोटे छोटे पत्थरों को और उसके ऊपर मिट्टी जमा कर सड़क बनाई जा सकती है और जिस पे आसानी से भारी वाहन भी चल सकते हैं। तो मकाडम के द्वारा सड़क निर्माण की तकनीक सुझाई गई। इसी प्रकार मशीनों को चलाने के लिए शक्ति संसाधनों में वाष्प इंजन का आविष्कार थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा 1712 ईस्वी में किया गया, परंतु ये इसमें कई कमियां रह गई और उन कमियों को दूर करने का श्रेय जाता है इंग्लैंड के ही जेम्स वाट को, और उन्होंने थॉमस न्यूकॉमन के द्वारा बनाए गए वाष्प इंजन की कमियों को दूर करके वाष्प इंजन का ऐसा रूप बनाया जिसका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी प्रकार नहर बनाने की तकनीक का आविष्कार जेम्स ब्रिंडले के द्वारा किया गया और इस प्रकार से जल परिवहन का मार्ग प्रशस्त हुआ और जल परिवहन हेतु रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा प्रथम वाष्प चलित नौका बनाई गई जो कि अमेरिका का रहने वाला था और इस प्रकार से जल परिवहन को सुगम बनाया गया, संभव बनाया गया। इसी प्रकार से जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा वाष्प इंजन अर्थात जो रॉकेट के नाम से जाना जाता था का आविष्कार किया गया और रेल परिवहन का मार्ग प्रशस्त किया गया। चार्ल्स गुडियर जिसके द्वारा टायर रबर वाले टायर जो वर्तमान में व्हीकल्स में प्रयोग में लिए जाते हैं का आविष्कार किया गया और यातायात के साधनों को आरामदायक और सुगम बनाया गया। इसी प्रकार संचार के क्षेत्र की अगर बात करें तो सैमुअल मॉर्स के द्वारा तार का आविष्कार किया गया जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मैसेज भेजा जा सके। इसी प्रकार साइरस फील्ड के द्वारा अटलांटिक केबल का आविष्कार किया गया 1866 में और आविष्कारों की इसी परंपरा में फ्रांस के रहने वाले फर्डिनेंड द लेसप ने 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण किया गया जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप की भारत तक की दूरी 1/3 अर्थात 1/3 रह गई बनाई गई। इसी प्रकार ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया 1876 ईस्वी में जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से आसानी से बात की जा सकती है, अपने मैसेज पहुंचाए जा सकते हैं और संचार के क्षेत्र में नई नई तकनीक का वर्तमान में आविष्कार जारी है। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग, परिवहन, संचार आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और वर्तमान समय में भी ये औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण जारी है। नए नए आविष्कार और तकनीक खोजी जा रही है और मानव जीवन में मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।